ग्लोबल कंसर्न्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी का कोई इंजन देखते हो, बोनेट खोल के नीचे मतलब हुड के नीचे जाते हो तो कोई भी स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर से ही आता है। आई बिलीव इन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर। वैसे ही फ्यूचर में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगेन दिस फिलॉसफी वी हैव बैक टेस्टेड फॉर ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिलॉसफी है। मतलब वो हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है कि आप नया क्या कर रहे हो, सिर्फ लाइसेंस हमारा नया है। मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है और ऐसे में निवेशकों को चिंता भी है कि आगे कैसी स्थिति रहेगी, कहाँ पैसा बनेगा, किन सेक्टर्स में, किस तरह के मार्केट कैप में। और इसी चिंता को दूर करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी मुलाकात कराऊं फंड मैनेजर्स से। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटवाल और मेरे साथ हैं आज एक बेहद खास मेहमान अपर्णा शंकर, जो कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की इक्विटी की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। उनसे हम जानेंगे कि आगे किस तरह की उम्मीद की जा सकती है और साथ ही द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है फ्लेक्सी कैप फंड, उस फंड को किस तरह से मैनेज करेंगी उसके बारे में भी विस्तार से उनसे हम चर्चा करेंगे। अपर्णा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा मैंने कहा, निवेशकों को यही चिंता रहती है कि आगे क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उस वक्त थोड़ी चिंता कम रहती है, क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बन जाता है। जब गिरावट आती है तब आपकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है। तो इसके लिए मुझे आप बताइए, पहली बात यही कि क्या लगता है मार्केट। पहले तो पंकज जी आपका धन्यवाद हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मार्केट तो वैसे भी बाय नेचर डायनामिक होना चाहिए और अभी वो डायनामिक हो रहा है। हुआ ऐसे है कि लास्ट 5-6 साल में हमने सिर्फ एक तरफा मार्केट को जाते हुए देखा है, पर अभी ये जो फेज है जिसको हम लोग कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं, इसमें तो उतार चढ़ाव थोड़े ज्यादा होंगे, पर ये अगर देखे जाए कि जब भी मार्केट गिरा है वो इतने जल्दी ऊपर आया है कि हम लोग भी चौकन्ने हो जाते। पर यही मार्केट जो है जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के लिए अच्छा है, कि जो फंड मैनेजर जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, वैसे ये इन्वायरमेंट जो है वैसे फंड मैनेजर्स के लिए काफी अच्छा इन्वायरमेंट। मुझे ऐसे लगता है कि देश के अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें या देश जैसे प्रगति कर रहा है उस तरह से देखें कि हम लोग हमारा देश अलग कुछ नहीं है। हमारा देश एक पूरे विश्व में एक देश है। ऐसे बहुत सारे देश है और बाकी देशों में भी जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसका सारा इम्पैक्ट भारत पे भी गिरता है। और उस हिसाब से हम लोग मतलब देश के अंदर जितनी बातें फेयरफुल नहीं है, उसकी देश के बाहर ज्यादा बातें फेयरफुल है और उसका इम्पैक्ट ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। ग्लोबल कंसर्न्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल कंसर्न्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ज्यादा दिखाई रही है, क्योंकि हम लोग अभी सारे देश ऐसे कपल्ड हो गए। मतलब आवर जर्नी टुवर्ड्स बीइंग डेवलप्ड कंट्री इज व्हाट इज काइंड ऑफ गोइंग टू बी थ्रू अ रफ टेरेन। वो इतना इजी टेरेन नहीं है। जब भी हम डेवलपिंग कंट्री थे, अभी यहाँ पे हम लोग को हमारे देश को भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री के अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ फाइट लेनी पड़ेगी और वो थोड़ा रफ टेरेन ही होगा। बट if you look at even at the global level, India is the fastest growing country. I think that is not going to go away for many years. तो थोड़े पेशेंस की जरूरत है, थोड़े सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एज अ फंड मैनेजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है ऐसे टाइम्स में। बट जैसे ये इक्विटी मार्केट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जरिया ही है। तो लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल के से ज्यादा ही सालों के लिए इन्वेस्ट रहना जरूरी है। तो आई थिंक माय सजेशन टू द इन्वेस्टर्स वुड बी पेशेंट, योर मनी शुड बी पेशेंट एंड यू शुड स्टे इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज। तो आप ये कह रही हैं कि इंडिया की सिचुएशन ग्लोबल के मुकाबले मच बेटर है। हाँ, बट ऐसे में अगर मार्केट में सब ठीक है इंडिया में, हम यदि बात करें मार्केट सेगमेंट की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से इस वक्त पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या आपको बेहतर लग रहा है? एक्चुअली ये मार्केट कैप जो सेगमेंटेशन है, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, अभी आप देखने जाओगे तो
स्मॉल कैप कंपनीज भी 25,000 crore काइंड ऑफ अ मार्केट कैप है। तो जो कुछ साल पहले जो 5-6 हजार Okay, रहती थी, yes. अभी वो 25,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है ये सेगमेंटेशन है, पर वो सेबी के गाइडेंस के हिसाब से है। अ, हमको ये देखना होता है कि बिजनेस कैसा कर रहा है। अगर कोई मेगा कैप कंपनी लो, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल हो, शायद उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिड या स्मॉल कैप कंपनी के बारे में ही ज़्यादा पता हो। तो वहाँ पे कंफर्ट लेवल इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा होगा। Okay. जो कि अगर वो मेगा कैप भी बोले, पर उसमें अगर इंफॉर्मेशन इतनी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट करने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। Okay. तो ठीक है, मार्केट के बारे में बताया आपने। अभी आते हैं आपके फंड पर, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है। तो मुझे एक चीज़ और भी पर्सनली अच्छी लगती है कि आप लोग अपने विजडम से उसे मैनेज करते हैं। इसके बजाय कि मतलब किसी इन्वेस्टर ने लार्ज कैप लिया है तो लिमिटेशन है कि आपका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में वही बात है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि एज अ फंड मैनेजर आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहली बात कि आपकी फिलॉसफी क्या होगी आपके द वेल्थ कंपनी फ्लेक्सी कैप को लेकर। तो एक्चुअली मैंने तो 6 महीने अभी 6 महीने होंगे मुझे यहाँ नई कंपनी जॉइन करके। तो मेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे यही रही है अभी तक कि इन्वेस्टमेंट टीम को सेट करो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सेट करो। तो द काइंड ऑफ लर्निंग व्हाट आई हैड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस वेयर आई हैव वर्क फॉर लार्ज। वो तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपका फंड मैनेजमेंट हाँ। का। तो जो वहाँ पे मेरा लर्निंग हुआ है, दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग। आई मीन इट वाज completely based on the fundamental kind of a research kind of learning from these institutions. यहाँ पे ग्रुप का ये स्ट्रेंथ रहा है, दे हैव इन्वेस्टेड मोर इनटू टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आल्सो, एंड दे बीइंग प्रेजेंट इनटू एआई व्हिच इज कैटेगरी 2 एआई, which is invested almost majorly into unlisted companies. इनका जो कोर रहा है कि डीप डाइव करना, कोई भी बिजनेस के लिए काफी अंदर तक जाके, जैसे हम बोलते हैं ना कि बिलो द रूफ, अंडर द हुड जाके इसके बारे में जानो। गाड़ी का कोई इंजन देखते हो, बोनेट खोल के नीचे, मतलब हुड के नीचे जाते हो, तो आपको ज्यादा पता चलता है कि गाड़ी में क्या चल रहा है, गाड़ी में क्या खराबी हो सकती है। उस तरह से इनका ये स्ट्रेंथ रहा है। मेरा स्ट्रेंथ रहा है कि फंडामेंटलिज्म। तो एज अ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी वी हैव दिस फ्यूजन ऑफ दिस बोथ द अप्रोचेस, जैसे टेक्नोलॉजी एनालिटिकल प्लस द फंडामेंटल। वी काइंड ऑफ कॉल इट एज अ साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड हमने मतलब ये देखा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इनफैक्ट अभी तो बिजनेसेस इतनी जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, वो फास्ट चेंजेस होते हैं। तो वो चेंज कैप्चर करने के लिए और उसका बेनिफिट अपने पोर्टफोलियो को करके लेने के लिए we decided we'll go to the base of the thing, and we will go to the base where the change is happening. So I mean this is a well known fact कि कोई भी स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर से ही आता है, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ होती है या तो वैल्यूएशन ग्रोथ होती है। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो एक कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, वहां से वो अर्निंग्स ग्रोथ आती है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो है, वो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से वैल्यूएशन ग्रोथ आती है। तो ये दोनों फैक्टर्स या दोनों मतलब प्लेटफॉर्म्स या एनवायरनमेंट देखना बहुत जरूरी है व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो। दैट इज व्हाट वी बिलीव। एंड इसीलिए हमने हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बहुत बेसिक रही है। नो जार्गन्स, डोंट कंफ्यूज द इन्वेस्टर मोर। वी सेड our philosophy is change plus age. Okay. Change for every alphabet of that word, change. CHANG. We have attached an important factor. Okay. So as a team, the whole investment team understands that when we are talking about, constructing a portfolio, what are those factors you should look at, and this will be followed as an organization. Okay. So जैसे C stands for the capability of the management. H stands for the historical performance of the company.
जैसे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, व्हाट हाउ द कंपनी हैज डन in the past many years. It is important lead indicator to understand what is going to happen in the future. A stands for an attractive valuation. Unless and until you are, investing at a reasonably right valuation. I mean, when you invest at a reasonably right valuation, your probability of generating better returns is higher. Then the N. N stands for the navigation. How the management has navigated the business across multiple cycles. Then the G stands for the governance, because हम लोग जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स करके इन्वेस्ट करेंगे. Majority shareholders should not short side the minority shareholders. That is the purpose. How transparent the management reporting is, or the how diversified the board is also important factor to look at. And then the E stands for the earnings growth. I spoke about the historical journey. We also need to know how in future, in next few years, how the company is going to do. This is the change philosophy, and which has an overlay of age philosophy. So age is related to the environment which is external to the company. Like E, D, G, E. E stands for the exchange related factors, like price change क्या हुआ stock का, volume कितना हुआ, volatility कितनी है. Then the domestic factor. जीडीपी कैसे है, क्योंकि हायर जीडीपी ग्रोथ में कंपनीज जो बेनिफिट होती है वो अलग होती है. कंसोलिडेटेड फेज में जो जीडीपी है वहाँ पे अलग कंपनीज बेनिफिट होती है. वी शुड एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट फेजेस आल्सो. लो इंटरेस्ट रेट में इंजीनियरिंग कंपनीज कैन डू बेटर, क्योंकि उनको कैपेक्स ज़्यादा लगता है, उनको सस्ता पैसा चाहिए. Then the global factors. We are not India is not in an island, okay? It's coupled with many other countries. So, and then money is flowing, across different countries. So, global factors are also important. FI पैसे जब भी अंदर आते हैं, तभी set of companies are different, which benefit. FI outflow होता है, तभी different set of companies benefit. And then the final E is a most important factor of all these philosophy, exit and rebalancing. So, from the beginning, from the entry, we should be aware कि ये कौन से factors होंगे जो हमको स्टॉक एग्जिट करने के लिए लीडिंग फैक्टर्स जैसे हेल्प करेंगे. जैसे कोई डिसरप्शन है, बिजनेस डिसरप्शन है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई, तो दीज आर द फैक्टर्स वेयर वी शुड काइंड ऑफ एग्जिट द स्टॉक्स. और इफ देयर इज एन बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, वी शुड एबल टू स्विच फ्रॉम वन स्टॉक टू अनदर स्टॉक. So there are different parameters we have set as a philosophy, because this is what when the philosophy is clear. मतलब हमको जब भी पता है कि हमको फुटबॉल ग्राउंड पे जाके कहाँ पे गोल मारना है, कहाँ पे गोल पोस्ट है, तो आई थिंक हमारा गोल मारने का प्रोबेबिलिटी भी बेटर हो जाता है. So this is the whole process and system what we are going to follow as an investment philosophy. आपने अभी कहा कि जब जरूरत पड़ेगी, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां आपको एग्जिट करना पड़े स्टॉक से, तो आप करेंगे. तो इसका मतलब क्या ये है कि आप अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे अनटिल अनलेस सच में जरूरत है, ना कि फ्रीक्वेंट चेंजेस करेंगे पोर्टफोलियो में? Correct. So that is for any stocks. Whenever we are, investing in a stock, it is always with a 3 to 4 year horizon. But if there are changes, as I said, change is our philosophy. If the change is, leading us to a deterioration of a business, then we should not hesitate to exit and switch it to some other. Good. फर्क नहीं पड़ना चाहिए, A स्टॉक हो, B स्टॉक हो या C स्टॉक हो. अच्छा, मैं आपकी पर्सनली अगर बात करूं कि आपकी चॉइस क्या रहती है, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, तो ज़्यादा क्या बिलीव करती हैं आप स्टॉक पिकिंग में? I believe in generating better returns for the investor. देखिए, अभी वैल्यू में भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ में भी वैल्यू होती है. आई बिलीव दैट वी शुड नॉट, एज अ फंड मैनेजर, आई मीन देयर हैव बीन अ ग्रेट fund managers who have followed one particular strategy, but at least if you ask me, I have believed that your agility should be your strategy. You should able to understand कि growth factors कहाँ पे हैं, कौन से companies growth है which will able to generate better returns, कौन सी कंपनीज वैल्यू में है, वो ट्रैप में नहीं अटकने चाहिए आप, वो भी इम्पोर्टेंट है. तो वैल्यू में भी जब भी इन्वेस्ट करते वो आगे आने वाला ग्रोथ देख के ही वो इन्वेस्ट करते. सो आई थिंक आई एम लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ, बट आई डोंट कैंप इन आइदर ऑफ दिस.
agility is what is important. वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बात तो समझ में आई कि आपका फोकस ये है कि परफॉर्मेंस आनी चाहिए और उसके लिए सही चीज सही समय पर बाय की जाए। तो अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से फॉर अ फंड मैनेजर। तो रिस्क मैनेज करने के लिए आपका क्या प्रोसेस होगा? हाँ, so मैं आपको बोली मतलब we have a filtration process which is set up. So there are almost 5,500 companies which are listed. So we have at least 12-13 factors which help us to filter these 5,500 to 400 number of stocks. Okay. You know, there is a filtration kind of. We will filter more companies. We will reject more companies because that is what is more important. If there are companies which are kind of कैपिटल एरोडर, मतलब जो स्लो ही है कंपनी, मतलब जीडीपी से ज्यादा कभी ग्रो ही नहीं की है, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है। कोई कोई कंपनीज है जो सडनली कुछ तो भी डिसीजन ले लेती है एंड देयर कैपिटल एलोकेशन गोज फॉर अ टॉस। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि अगर वो एक बार एक्सीडेंट होगा तो वो मैनेजमेंट का डीएनए हार्डली चेंज होता है, तो वो वैसे फ्यूचर में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एंड देन वी लुक एट द कंपनीज विच आर ग्रोइंग बेटर दैन द जीडीपी and their profitability should be better than the sales growth. Their debt and equity, kind of, they should not have been too many of, dilution of equity. क्योंकि अगर आप बोरो कर ही बिजनेस ग्रो कर रहे हो, that means there is a trouble in the cash flows. So these are the companies we will avoid. There are multiple factors. We'll bring it to 400. 400 companies will score on the fundamental factors. जैसे ROE, ROC, conversion of operating cash flow into free cash flow. What is the debt equity ratio? And how has been the dilution? Again, I am coming to that. And then we bring it down to 200 stocks. So this is all because we want to reduce the volatility. Because good businesses, great businesses, if you are little lenient about valuation, that will be fine. But if you are, not very good businesses and you are lenient on valuation, that's a recipe for a disaster. So that's why we want to bring it to 200 stocks. And depending upon portfolio strategy, you will select 35 to 45 stocks, which is obviously an optimal diversification and construct the portfolios. Again, this philosophy we have back-tested for almost 20 years, and then the results are encouraging. But then initial results were reflecting a higher volatility. Then we have tweaked with those results, with that, kind of process also. We said, okay, we'll bring down the small cap exposure. Earlier it was, unlimited kind of an exposure. You can go up to 7-8%, but that we have brought it down to, bring down the volatility. And then there is a composition also, at least minimum 25-30% will always be, I'm talking about the flexi cap, be present into the large caps. And then, at least 5-6% in the current condition will be 5-6% cash. And then it's a high conviction, bottom up kind of a stock picking portfolio with a sector agnostic portfolio. That is what we are looking at. आपने बात की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करने की, ऑल दीज रेशियोज यू एक्सप्लेन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप कितनी इंपॉर्टेंस देंगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिलॉसफी है। मैंने बोला आपको चेंज, दैट G स्टैंड्स फॉर द गवर्नेंस। तो गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैनेजमेंट इज द मोस्ट फॉर अस, एंड मैनेजमेंट इज हु ड्राइव्स द बिजनेस। It's the most important factor. So that governance is also very important. स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपने बहुत सा मॉडल बनाया है डेफिनेटली। सो वंस आई बिलीव कि एक मॉडल के तहत आप काम करें तो गलती होने के चांस कम रहते हैं, डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन रहता है। बट एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में बहुत सारी स्कीम्स हैं पहले से मार्केट में, एंड आप ऐसा क्या अलग करने वाले हैं कि इन्वेस्टर को ये लगे कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब कोई यूनिकनेस इस स्कीम की क्या हो सकती है? तो जैसे हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते वक्त जैसे कंपनीज को देखते हैं, कंपनीज का कंपटीशन मैप करते हैं, वैसे ही हम फंड के बारे में भी हमने वैसे
हमने आई थिंक देर आर ऑलरेडी 38 फ्लेक्सी कैप फंड्स विच आर kind of available for investors to use. We map them, we tried and study them, analyze them, and improve our learning curve. Hmm. What we kind of notice is that I really have don't know why that kind of a thing emerged. Is that almost everybody is kind of positions toward large cap. 60 to 70% portfolios are into large cap. While the beauty of the flexi cap is that कि वो switch करना चाहिए. जबकि last 4-5 साल में mid and small cap has done much better. I think there is a gap and there is a kind of a space for us to contribute, because we feel by being more agile, by taking advantage of potential of or opportunities in particular market cap, and ability to switch across the market cap, if it is with an agility, I think we'll able to generate better returns. That is one thing. Another thing what we also saw is that there are funds which have 60-70 number of stocks. In my experience, what I have learned, and I have managed funds, sizing of a stock is very important. If you have 0.5% of a stock and that goes by 2 times or 3 times, the contribution to fund is negligible. But if you have that, meaningful stock, and even if that becomes double or even 50%, if you have 3% and it becomes 50%, that stock's contribution to the fund performance is very, meaningful. So I think sizing is also important. We'll, attempt to do that, have an optimally diversified portfolio of 35 to 45 number of stocks. और अगर हम बात करें एलोकेशन की, तो आप भी कह रही हैं कि लार्ज कैप एलोकेशन ज़्यादा होगा इस वक्त के हिसाब से, करेक्ट? आपने एक्सप्लेन किया अभी कि इस सिचुएशन में जो है लार्ज कैप में ज़्यादा होना चाहिए. ये सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से आप बात कर रही हैं या फिर कोई और कारण है इसके? वैल्यूएशन और वॉलेटिलिटी दोनों के लिए. तो अगर समझो अगर तुरंत अगर मुझे फंड डिप्लॉयमेंट करनी है, तो आई थिंक इट विल बी अराउंड 45% लार्ज कैप, 45 to 50%, less than 50%. And 5-6% will be cash, and then the balance will be into mid and small. अच्छा, मुझे एक सवाल मन में आया ऐसे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, नो डाउट अबाउट दैट, बट द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड एक नया फंड हाउस है, आपका फ्लेक्सी कैप फंड एक नया है. अगर इन्वेस्टर के मन में एक बात आती है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कि एग्जिस्टिंग फंड में करें, इसमें क्यों करें, तो एक तो आपने खैर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका प्रोसेस क्या है और प्रोसेस ड्रिवन आपकी अप्रोच होगी, पर कोई और ऐसी बातें जो इन्वेस्टर को कंसिडर करनी चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए? जी, मेरा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना टाइम गया है कि मैंने जब भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन की 1989 में, देयर वर ओनली 5 म्यूचुअल फंड्स. लास्ट दिस मेनी इयर्स 5 से 50 कभी हुआ पता नहीं चला. मतलब वो हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है कि आप नया क्या कर रहे हो. Still there are 50. There will be 50 more funds which will come maybe in next few years. So I think सिर्फ लाइसेंस हमारा नया है. अगर आप हमारी टीम को देखोगे सारे सीजन्ड ही है. मतलब आई एम कमिंग विद 35 years experience from mutual fund industry. My colleague, another colleague who will be managing fixed income, our CIO Umesh Sharma, he also has 25 years experience. Our marketing, sales people are also have more than 20 years of experience. So what is that is new? I think नहीं एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता है. हाँ. और आपका प्रोसेस जो आपने एक्सप्लेन किया काफी कन्विंसिंग लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपके एक्सपीरियंस के साथ में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी और इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में मदद कर पाएंगी. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच, हमको बहुत जरूरत है. थैंक यू वेरी मच. और आपने समय निकाला और मार्केट आउटलुक भी बताया कि क्या उम्मीदें हो सकती है मार्केट से, और स्पेशली आपके फंड के बारे में आपने विस्तार से चर्चा की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो आज हमने अपर्णा जी से चर्चा की मार्केट के बारे में, साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड जिसे वो लॉन्च कर रही हैं, जिसे वो मैनेज करेंगी, और मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी. आपको कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. यदि किसी सवाल का जवाब मुझे उनसे फिर से लेना हो तो मैं लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.